नमस्कार दोस्तों, JB स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। NTA UGC नेट हिस्ट्री का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या 135 लेकर हाजिर हूं। टारगेट हमारा केवल GRF 2020। शाम के 8 बज गए हैं, आप जल्दी जल्दी आ जाइए दोस्तों। हमारे प्रैक्टिस सेट को हल करते रहिए और 100% आपको सफलता मिलेगी। आप हमारा बायोडाटा देख सकते हैं। PhD इतिहास 1 बार, GRF 4 बार, नेट पास। हिस्ट्री के नोट्स लेने और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर तैयारी करने के लिए 87554753 पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है हमारा ये नियम है कि आपको हर एक सवाल पर आंसर देना है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे कम आए या ज़्यादा आए, आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसकी व्याख्या भी लेकर इसमें आए हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: सर लुईस टप्पर, व्हीटर, ड्यूक ऑफ अर्गिन और सर विलियम ली वार्नर। तो यह मत जो है किसने समर्थन इसका नहीं किया है। आपको 5-6 सेकंड में आंसर देना होगा, उसके बाद में हम आंसर देंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप जो है कमेंट करते रहिए। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ली वार्नर, सर विलियम ली वार्नर ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश प्राप्त ब्रिटिश ताज के सामंत थे, इन्होंने इस मत का समर्थन नहीं किया था। व्याख्या देख लेते हैं। सर विलियम ली वार्नर ने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे। सर विलियम ली वार्नर 1846 से 1914 एक प्रशासक थे। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है। पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर, दूसरा खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, तीसरा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, चौथा ग्वालियर का तेली का मंदिर। तो इन चारों मंदिरों में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर का तेली का मंदिर जो है उसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली का बना हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है। सुदूर दक्षिण में तमिल प्रदेश में, जिसे प्राचीन काल में द्रविड़ देश कहा जाता था, द्रविड़ शैली की स्थापना पल्लव नरेशों के शासनकाल में हुई। खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर अपने चबूतरे से 44 फुट ऊंचा है। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के प्रवेश द्वार के पार्श्व डॉट या चौखट के ऊपर गुप्तकालीन अलंकरण उत्कीर्ण मिलते हैं। ग्वालियर में स्थित तेली का मंदिर ग्वालियर के प्रतिहार स्थापत्य सुंदर नमूना है। इसमें आयताकार गर्भगृह और ढोलककार छत है। दीवारों पर 5 उभार हैं जो ऊपर से चापदार मेहराब से ढके हैं। इसका निर्माण मीरबोज के काल में 1850 में हुआ था। तीसरा सवाल आपके सामने, नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान क्षेत्र में किया गया। तो पहला ऑप्शन है सिंध 712, दूसरा खजुराहो मंदिर 950, तीसरा दक्कन 1130, चौथा पानीपत 1526। तो भारत में सबसे पहले नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ और कब हुआ था।
तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंध में हुआ था और 712 ईस्वी में हुआ था। नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम सिंध 712 स्थान चित्र में किया गया। ये बहुत ही खतरनाक हथियार थे। इनमें मैंगोनेल्स का प्रयोग आधुनिक मिसाइलों की तरह होता था। चौथा सवाल है, जापानी वस्तुओं का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? 1936, 1937, 1938 या 1939, जिसमें ये कांग्रेस का अधिवेशन है। तो जिसमें जापानी वस्तुओं के प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1937 में जापानी वस्तुओं का प्रस्ताव जो है उस प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1937 में पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी। 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया। इस पर कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें जापान की भर्त्सना की गई थी और भारतीय जनता से अनुरोध किया गया था कि वह चीनी जनता के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए जापानी वस्तुओं का बहिष्कार करे। पांचवा सवाल, ये कुछ पंक्तियां हैं। वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू या कुछ भी और बताते हों, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। यह पंक्ति जो है वो किसने कही थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, एम के गांधी, अब्दुल गफ्फार खां, विनोबा भावे या ऑप्शन नंबर 4 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत ही अच्छा सवाल है। सेलेक्टेड सवाल हैं दोस्तों सारे ही, ठीक है, सारे ही सवाल नेट हिस्ट्री, आईएएस, पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर में आने वाले सवाल हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करके बनाए गए हैं ये। तो फ्रेंड्स इसका ये जो पंक्ति कही गई थी, यह कही गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि जब सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे 1941 में, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे इस भरी दुनिया से ले जाए। छठा सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पूर्ण विवरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया? के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या जमनालाल बजाज। तो किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पूर्ण विवरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया है? क्योंकि 1953 के बाद में भारतीय राज्य जो थे वो भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की व्याख्या का आंदोलन कर रहे थे। तब उन्होंने एक जो राष्ट्रीयता हत्या का समान बताया है वो बताया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इन्होंने ही इनको एक किया था, ठीक है, लौह पुरुष बोलते हैं इनको। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर प्रांतों के पूर्ण वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। सातवां सवाल है, ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1980, 83, 1882 या 1885 ईस्वी। ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक जिन्होंने लिखी है, ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना लिखी है, वह किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई थी? तो फ्रेंड्स सही आंसर है 1882 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1882 में। आठवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों
पर व्यंग करने के लिए जाना जाता है। व्यंग माने ताना मारना या उनको चेतना जागृत करना या आलोचना करना। तो कौन जो लेखक है वो अपने समकालीन समाज यानी कि जब वह था उस समाज की बुराई करने के लिए जाना जाता है। भास, भभूति, क्षेमेंद्र या श्रीहर्ष। तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेमेंद्र। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्षेमेंद्र कश्मीर के महान विद्वान थे। इनका काल 1000 ईस्वी से 1086 ईस्वी के मध्य माना जाता है। उन्हें राजा अनंत तथा कलश के समकालीन एवं उनका आश्रित माना गया है। उन्होंने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की। उल्लेखनीय है कि क्षेमेंद्र को अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग करने के लिए जाना जाता है। उनके इस विद्या को कल्याण ने भी आत्मसात किया है। 9वां सवाल आपके सामने है। किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राममोहन राय के एकेश्वरवादी सिद्धांत में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की? पहला है जॉन विल्सन, विलियम एडम, विलियम विल्बरफोर्स और चौथे हैं चार्ल्स ग्रांट। तो किसने जो है राजा राममोहन राय के साथ में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम एडम ने। ठीक है, विलियम एडम ने यूनिटेरियन मिशन की स्थापना राजा राममोहन राय के साथ में की थी। 10वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों में दी गई रियासतों में किन्होंने अपने राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम की थी? पहला ऑप्शन है ट्रावनकोर एवं बड़ौदा, दूसरा जयपुर एवं पटियाला, मैसूर एवं हैदराबाद और चौथा है भोपाल एवं कश्मीर। तो फ्रेंड्स 10वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर एवं हैदराबाद ने सबसे पहले अपने राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। व्याख्या देख लेते हैं। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जुलाई 1916 में मैसूर के राजा कृष्णराज वाडेयर चतुर्थ द्वारा की गई थी। यह तत्कालीन भारत का 6वां और कर्नाटक का प्रथम विश्वविद्यालय था, जबकि आंध्र प्रदेश में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1918-19 में की गई थी। 11वां सवाल, निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों एवं सुधारकों में से कौन रूढ़िवादिता का समर्थक नहीं था? पहला ऑप्शन है साहिब अलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, तीसरे हैं जमालुद्दीन अल अफगानी और चौथे हैं विकार उल मुल्क। तो फ्रेंड्स ये चारों ही विद्वान हैं, मुस्लिम विद्वान। तो इन चारों में से कौन ने रूढ़िवादिता का समर्थन नहीं किया था, यानी कि पुराने जो रीति रिवाज थे, ठीक है, उनका समर्थन नहीं किया था? तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकार उल मुल्क ने रूढ़िवादिता का समर्थन नहीं किया था। 12वां सवाल, निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भलीभांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती क्योंकि मूलभूत रूप में उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है? यह किसने कहा था? मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, इसामी या याहिया बिन अहमद ने? तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह कहा था इसामी ने। ठीक है, इसामी ने यह कहा था। इसामी सल्तनत काल का इतिहासकार, एक महत्वपूर्ण इतिहासकार था। इसका यह मत है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्वों का भलीभांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती क्योंकि मूलभूत रूप में उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी होती है। 13वां सवाल, यह किसका कथन है कि दिल्ली की राजगीर एवं संगत रास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों में से अधिक उत्तम है?
पहला अमीर खुसरो, मिन्हाज उस सिराज, इब्न बतूता, इसामी। तो यह किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संगतरास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों में से अधिक उत्तम है। तो फ्रेंड्स यह कहा था अमीर खुसरो ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में कहा कि दिल्ली के राजगीर एवं संगतरास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम हैं। 14वां सवाल है कालिदास को कोंतलेश्वर द्वैत्य नामक नाटक का रचयिता होने का श्रेय किसके द्वारा दिया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कुंतलेश, भारवी, राजशेखर या क्षेमेंद्र। तो फ्रेंड्स कालिदास को कोंतलेश्वर द्वैत्य नामक नाटक का रचयिता जो मानता है वो मानते हैं भारवी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारवी के अनुसार कालिदास को कोंतलेश्वर द्वैत्य नामक नाटक का रचयिता माना जाता है। इसमें दक्षिण के कर्नाटक राज्य कुंतल के राज्यों का वर्णन भारवी ने किया था। 15वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन फर्स्ट है तमिलकम, सौराष्ट्र, कंधार और कश्मीर। तो 4 ऑप्शन है, तो इन चारों में से कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिलकम जो था वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, जबकि सौराष्ट्र भी था, कश्मीर भी था और कंधार भी था। अशोक का साम्राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र, कंधार तथा कश्मीर पर अधिकार था। यहाँ से अशोक के अनेक अभिलेख मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि अशोक का साम्राज्य यहाँ पर था। कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर आदि नगरों की स्थापना की थी। 16वां सवाल है गौतमीपुत्र सातकर्णी के हाथों नेपान की पराजय निम्नलिखित में से किस मुद्रा भांड से प्रमाणित होती है। एरकिण, नासिक, कुंदूज या उज्जैनी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो सातवाहन शासक का एक प्रसिद्ध शासक था, उसके हाथों नेपान की पराजय किस मुद्रा भांड से प्रमाणित होती है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नासिक, ठीक है। नासिक का जो मुद्रा भांड है उससे प्रमाणित होती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नेपान को पराजित किया था। 17वां सवाल है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वी आर अम्बेडकर, साहू महाराज, ई.बी. रामास्वामी नायकर या एम.सी. राजा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एम.सी. राजा, ठीक है। एम.सी. राजा जो थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। व्याख्या देख लेते हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राय बहादुर मलाई वीना थम्बी पिल्लई राजा थे, जो एक दलित सामाजिक राजनीतिक थे, जबकि दलितों के उत्थान हेतु महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में की। 18वां सवाल है मालवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए कौन गवर्नर जनरल इलाहाबाद आया था। विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो कौन सा गवर्नर जनरल था जो मालवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए इलाहाबाद आया था। तो फ्रेंड्स 18वें का सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो इलाहाबाद आया था। 19वां सवाल है कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। 4, 5, 6 या 7। जिससे कृषि को बढ़ावा होता था तो उसके कितने कारण थे
ऋग्वेद में उसका उल्लेख किया गया है। तो कितने कर्ण थे? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 कर्ण थे। ठीक है, 4 कर्ण थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, 4 कर्ण कौन कौन से थे। ऋग्वेद में पंचजन आर्यों की 5 जनजातियों को द्योतित करता है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे। ये 5 कबीले अनुद्रुव, प्रु, त्रिभुज, यदु थे। इन कबीलों के अधिपत्य को जनपति या राजा कहा जाता था। बीसवां सवाल है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहां पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया? लोथल, कालीबंगा, बनावली या चनहुदड़ो। तो ये चारों ही जो शहर हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं। इन चारों में से किसी एक में जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है, तो वह कहाँ है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका लोथल, क्योंकि लोथल में गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड, बंदरगाह पाया गया है जहाँ पर जो है जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जल भंडार का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य स्थान था जहाँ से बंदरगाह के नमूने प्राप्त हुए हैं। विदित है कि लोथल खंबात की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के समीप स्थित है। लोथल से प्राप्त गोदी का साक्ष्य इसके पूर्व विकसित बंदरगाह होने की सूचना देता है। 21वां सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में जैन ग्रंथ है और सेकंड में उनके लेखक। तो जैन ग्रंथ पहले देखते हैं। कुवल्यमाला, समराय इच्छा कहा, तीसरी है तिलक मंजरी, चौथी है यशस्ती तिलक चंपू। लेखक हैं धनपाल, हरिभद्र, सोमदेव, उद्योतन, सूरी। कूट आपके सामने ये रहे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले है कुवल्यमाला। इसके जो लेखक हैं वो है उद्योतन सूरी। ठीक है, और समराइच्छा कहा के लेखक हैं हरिभद्र। तिलक मंजरी के लेखक हैं धनपाल और यशस्ती तिलक चंपू के लेखक हैं सोमदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुवल्यमाला, उद्योतन सूरी, समराइच्छ कहा, हरिभद्र, तिलक मंजरी, धनपाल और यशस्ती तिलक चंपू, ये सोमदेव। 22वां सवाल है, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? पहला ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरे हैं बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, तीसरे हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और चौथा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी?
तो फ्रेंड्स सही आंसर है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसने क्या किया था कि राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। व्याख्या दे लेते हैं। सन 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय आयोजन किया था और दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन करने की घोषणा की थी। 23वां सवाल है गुप्तोत्तर कृषि भूमि संबंधी संरचना के विषय में निम्न में से कौन सा एक अनुमान लगाया जा सकता है। पहला है भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग का आविर्भाव इसकी विशेषता थी। दूसरा इस काल में अधीनस्थ कृषकों की समृद्धि हुई। तीसरा राजवंश का निर्बाध भूस्वामित्व इसका मूलाधार था। चौथे हैं कृषि भूमि व्यवस्था के विस्तार के साक्ष्य में बढ़ोतरी मिलती है। तो गुप्तोत्तर कृषि भूमि संबंधी संरचना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स 23वें का जो सही आंसर है राजवंश का निर्बाध भूस्वामित्व इसका भू मूलाधार का, क्योंकि इसमें जो है सामंतवादी व्यवस्था जो है वो बढ़ गई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्मृति ग्रंथ के लेखक याज्ञवल्क्य और बृहस्पति ने भूमि के एक ही टुकड़े पर 4 क्रम में भूमि अधिकारों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार अधिकारों का उपयोग करने वाले के लिए विभिन्न क्रम इस प्रकार थे। महापति राजा, क्षेत्र स्वामी खेत का मालिक, कृषक खेती करने वाला और कृषक। ठीक है, 24वां सवाल सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में है कृति और सेकंड में है उनके लेखक। तो पहला है तिरुक्कुरल, ठीक है, दूसरे हैं शिलप्पाधिकारम, तीसरे हैं मणिमेखले और चौथे हैं तोल्काप्पियम। सूची सेकंड में इलंगो आडिगल, शीतले सत्तनार, तोल्काप्पियम और तिरुवल्लुर। आपके सामने कूट ये रहे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले है तिरुक्कुलर। ठीक है, तिरुक्कुलर का जो लेखक है वो था तिरुवल्लुर। उसके बाद में शिलप्पाधिकारम, इसके लेखक हैं इलंगो आडिगल। मणिमेखले के हैं शीतले सत्तनार और तोल्काप्पियम के हैं तोल्काप्पियर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। 25वां सवाल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग औपनिवेशिक शासन की नीतियों का विभिन्न उपायों से विरोध करने लगा। निम्न में से कौन सा एक उस विरोध का हिस्सा नहीं था। पहला ऑप्शन है इस विषय में लेख और पुस्तकें लिखना। दूसरा अपने विचारों को प्रभावी तरीके से स्पष्ट करने के लिए समाचार पत्र प्रकाशित करना। तीसरे हैं अपनी शिकायतें उठाने के लिए समितियां, संस्थाएं और संगठन बनाना। चौथा सशस्त्र प्रतिरोध का आश्रय लेना। तो फ्रेंड्स 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1850 के लगभग में, ठीक है, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग औपनिवेशिक शासन की नीतियों का विभिन्न उपायों से विरोध करने लगा। निम्न में से कौन सा एक उस विरोध का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसने जो है सशस्त्र प्रतिरोध का आश्रय लेना शुरू नहीं किया था। 1857 के बाद में शुरू किया था। ठीक है, जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब भी जो है वो बहुत मामूली तरीके से जो है सशस्त्र विद्रोह का नहीं शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आरंभ के राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधी लड़ाई लड़ना अभी व्यवहारिक नहीं था। जो कुछ व्यवहारिक था वह यह था कि राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया जाए तथा मजबूत किया जाए। बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाया जाए और राजनीति तथा राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्हें शिक्षित किया जाए। 26वां सवाल है, ताम्र संचय का संबंध है। पहला ऑप्शन है चमकीले लाल मृदभांड से, गैरिक मृदभांड से, काले और लाल मृदभांड से, या ऑप्शन नंबर डी चित्रित दूषण मृदभांड से। तो ताम्र संचय का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, ताम्र संचय का जो संबंध है वह है ऑप्शन नंबर सी काले और लाल मृदभांड से, क्योंकि तांबा जो था दोस्तों काला भी होता था उस समय और लाल भी हल्का होता था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लगभग सभी ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग अपने मृदभांड चाक पर बनाते थे। कई प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। मुख्य मृदभांड काले तथा लाल ब्लैक एंड रेड के हैं। कुछ पर सफ़ेद ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरे प्रकार के मृदभांड भी मिलते हैं, किंतु इस संस्कृति की विशिष्ट पात्र परंपरा काली तथा लाल ही है, जिसका द्वितीय शताब्दी की ग्रामीण संस्कृतियों में व्यापक रूप से प्रचलन था। 27वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्भावन पर काम किया? HD संकालिया ने, BV लाल, I महादेवन, या ऑप्शन नंबर डी देसलपुर। तो किस एक इतिहासकार ने सिंधु लिपि की उद्भावन पर काम किया है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है I महादेवन ने सिंधु लिपि के उद्भावन पर कार्य किया है। व्याख्या देख लेते हैं। सैंधव लिपि का ज्ञान मुख्यतः हमारे यानी कि मोहरों पर मिलता है। इसके अतिरिक्त मृदभांडों, कुल्हाड़ियों तथा ताम्र गुटिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण हैं। सैंधव लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है या पढ़ी नहीं जा सकी है, यद्यपि इसको पढ़ने का प्रयास कई लोगों द्वारा किया गया, जिनमें KN वर्मा, SR राव, I महादेवन तथा खेंड हेरज प्रमुख हैं। 28वां सवाल, परवर्ती हड़प्पा कला वस्तुओं के साथ चित्रित दूसरा मृदभांड मिला है। रोपड़ में, भगवानपुरा में, बनावली में, या ऑप्शन नंबर 4 दौलतपुर में। तो परवर्ती हड़प्पा कला वस्तुओं के साथ चित्रित दूसरा मृदभांड मिला है, जो कहाँ मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भगवानपुरा में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड हरियाणा में दधेरी तथा भगवानपुरा में हड़प्पा सभ्यता के अंतिम स्तर से मिले हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा संस्कृति के अंतिम तथा चित्रित धूसर मृदभांड की प्रारंभिक संस्कृतियों में समकालीनता थी। 29वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी। दूसरा, वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी। तीसरा, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। ऑप्शन नंबर 4, उनका विवाह यौवना आरंभ से पूर्व हो जाता था। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। ये जो है गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को समान स्थान प्राप्त था। उन्हें उपनयन शिक्षा आदि का अधिकार प्राप्त था। वह पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं विधवा विवाह नहीं होते थे। विवाह में कन्याएं अपना मत दे सकती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नियोग प्रथा जो है प्रचलित थी। स्त्रियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार पुरुषों जैसे ही थे। 2 दृष्टियों से
ऋग्वैदिक समाज उन्हें अयोग्य समझता था, उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, और दूसरा उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं था। शेष सब दृष्टियों से पुरुषों के समान होती थी। तीसवां सवाल दोस्तों, आज हमारे उसमें 32 सवाल हैं, 2 सवाल और होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में सही है? पहला, प्रकृति पूजा, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा। दूसरा, ग्राम जीवन, पशुचारण और राजतंत्रीय। तीसरा, वस्तु विनिमय पद्धति, सती प्रथा, गाय की पवित्रता। ऑप्शन नंबर 4, मातृतंत्र, एक विवाह प्रथा या रक्षात्मक शस्त्राण। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से जो ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में सही है उसका पता लगाना है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो ऋग्वैदिक समाज था वो ग्राम जीवन था, पशु चराते थे और राजतंत्र थे, यानी कि राजा का शासन था। ऋग्वैदिक समाज पहले ग्राम समाज था, उसके बाद पशुचारण व्यवस्था में आया, अंत में राजतंत्रीय व्यवस्था कायम हुई। 31वां सवाल, बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? जाट, गुर्जर, कैबर्त या डोम। बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबर्तों ने विद्रोह किया था। संध्याकर नंदी के रामचरित 12वीं शताब्दी से पता चलता है कि पाल शासक रामपाल के शासनकाल में कैबर्त जाति के किसानों ने विद्रोह किया था। हमारा लास्ट सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में मंदिर है और सेकंड में उनके स्थान। सूची फर्स्ट में कोरंगनाथ, राजराजेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, शिव मंदिर। सेकंड में तिरुबलीश्वरम, धारासुरम, श्रीनिवास नल्लूर या तंजौर। आपके सामने कूट भी ये रहे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। पहला है कोरंगनाथ मंदिर, ठीक है। कोरंगनाथ मंदिर जो था वो था श्री निवास नल्लूर में। दूसरा है राजराजेश्वर मंदिर या बृहदीश्वर मंदिर, यह है तंजौर में या तंजावुर में। तीसरा है ऐरावतेश्वर मंदिर, ये है धारासुरम में। चौथा है शिव मंदिर, ये है तिरुबलीश्वर में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी प्रैक्टिस सेट संख्या 135। आपको कैसा लगा ईमानदारी से बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।